नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। इतिहास के इससे पहले यूनिट नंबर 1 के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। इकाई संख्या 1 में हमने कई चैप्टर्स को डिस्कस किया। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग इकाई संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ इकाई संख्या 2 का पहला चैप्टर जो है, जिसमें हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के भी चैप्टर में आपको पढ़ना है, और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं या एंशिएंट हिस्ट्री भी आपका है, आपके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इतिहास का ये प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो उसी का न्यू बैच के अंतर्गत मैं क्लास ले रहा हूं। इकाई संख्या 2 का चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ मैं बताऊंगा। जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको 2 प्रकार के इतिहास पढ़ने को मिलते हैं। वैसे बीए में ही आपको 2 प्रकार के इतिहास, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसका अलग सिलेबस होता है, और एक होता है हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास जिसको कहते हैं, उसका अलग सिलेबस होता है। तो ये मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक आपका उसमें भी पड़ेगा। क्या नाम है, यानी यूनिट नंबर 2 इसका जो है, उसका भी यूनिट नंबर 2 है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है कि विश्व की और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो प्राचीन सभ्यता विश्व की बोले चाहे भारत की बोले तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप प्रथम सेमेस्टर में होते हैं बीए के और आपका सब्जेक्ट होता है मेडिवल हिस्ट्री, तो आपको प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होता है, प्रारंभ से 1206 ईस्वी यानी कि एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, ठीक है, टिल 1206 एडी। इसके बारे में आपको जानना है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका पेपर का नाम है। सबसे पहले किसी भी बड़े उत्तर को या किसी भी एक प्रकार से टॉपिक को समझने के लिए उसका प्रियम्बल समझना जरूरी होता है, क्योंकि प्रियम्बल वह कुंजी होती है जो कि पूरे के पूरे अध्याय का ताला खोल देती है। यानी अध्याय रूपी ताले को खोलने के लिए प्रियम्बल यानी प्रस्तावना रूपी कुंजी की यानी चाबी की बड़ी आवश्यकता होती है। आइए उसी चाबी के माध्यम से हम इस अध्याय के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। ऐसा नगर नियोजन उस समय की समकालीन सभ्यताओं में, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के बीच में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और ऐसे तमाम प्रकार की असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता जैसे तमाम प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ। समझने वाली बात यह है, ना केवल मेसोपोटामिया बल्कि अगर आप देखें मिस्र की सभ्यता की, नील नदी घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, आप चाइना की सभ्यता को देख लें, ये जो भी सभ्यताएं विश्व स्तर की रही हैं उन सभी सभ्यताओं में सबसे जबरदस्त अगर नगर नियोजन, किस तरीके से सड़कें रहेंगी, किस तरीके से नालियां रहेंगी, नालियां ढकी रहेंगी, किस तरीके से सामाजिक वर्गीकरण होगा, 2 प्रकार के नगर रहेंगे, एक उच्च नगर, एक जो है निम्न नगर, और एक जबरदस्त तरीके से महानगर की अवधारणा या एक नगरीय पैटर्न पर जो सबसे पहले एक प्रकार से कोई अवधारणा मिलती है तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होती है। ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में गिनी जाती है और सबसे जबरदस्त इसी की सभ्यता का रही है। इसका काल यानी इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, यह सभ्यता मुख्यतया सिंधु नदी के जो है घाटी में या उसके आसपास या उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के आसपास के इलाकों में इस सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता का विकास एक बड़े धरातल पर हुआ है, आपको मैं बताऊंगा कहां कहां तक। ठीक है, और सिंधु नदी की तमाम सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि रावी नदी है, ब्यास नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम और सिंधु, ये 6 नदियां
बेसिकली जम्मू कश्मीर और पंजाब उस ऊपर साइड बहती हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान भारत दोनों के बीच में बहती हैं। इसी को लेकर के सिंधु जल समझौता हुआ था जो पाकिस्तान का रद्द हुआ है। आपने देखा होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में जब जो है तनातनी थी, उस दौरान ये समझौता रद्द किया गया। ये 1960 में हुआ था। विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता स्थापित की थी, वो सब अलग की बातें हैं। बहरहाल चर्चा यह है कि ये सभी नदी घाटियां जो रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम या जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी इनमें सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए इसी नदी के नाम पर इस सभ्यता का विकास हो गया। केवल यही सभ्यता नहीं बल्कि दुनिया की कोई सभ्यता का विकास हुआ होगा तो किसी न किसी नदी के घाटी के बीच में, घाटी माने होता है नदी का किनारा या नदी के आसपास के एरिया में, क्योंकि नदियों के किनारे क्या होता है, सभ्यताओं का विकास इसलिए होता है बाबू क्योंकि नदियों के किनारे चारे पानी की व्यवस्था हो जाती है। उनके पशु पक्षियों को खाने के लिए घास फूस वनस्पतियां भी नदियों के किनारे उग जाती हैं। और नदियों में जब बाढ़ आता है तो मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाती है। और इस तरीके से चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें तो नील नदी का वरदान कहा जाता है। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। उसी हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने कहा, हेरोडोटस साहब ने, कि नील नदी का वरदान है मिस्र की सभ्यता। अगर नील नदी ना होती तो मिस्र की सभ्यता का उद्भव संभव नहीं था। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारी सभ्यताओं को आप देखें, जैसे कि चाइना की सभ्यता को आप देखें, चाइना की सभ्यता का विकास भी आप देखिएगा बेटा, तो वो कहाँ पर होती है, वो भी आपको हुआंगहो नाम की एक नदी है या पीली नदी कह सकते हैं, उस नदी के किनारे, यांग सिटी नदी के किनारे। तो ये दोनों तीनों नदियों के बीच के इलाकों में चीन की सभ्यता का विकास। दजला और फरात नदियों यानी कि दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं, उसका विकास हुआ। तो ऐसे तमाम प्रकार की जो सभ्यताएं हैं विश्व स्तर की बड़ी, वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला अवशेष जो था, इस जो है सभ्यता का जो पहला अवशेष मिला हमको 1921 में मिला पंजाब में। अब ये पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस पंजाब में इसका अवशेष मिला हड़प्पा नामक स्थान पर। इसीलिए सबसे पहले चूंकि हड़प्पा स्थान की खोज हुई, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िएगा और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो इतिहास रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला दौर आता है 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा का उल्लेख किया। 1921 का समय आता है, दयाराम साहनी जी, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई करी और अवशेष प्राप्त किए। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी नाम के विद्वान ने मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, उस सिंध में खुदाई हुई और मोहनजोदाड़ो एक प्रकार से जो नगर है उसको मिला। मोहनजोदाड़ो जो है राखालदास बनर्जी ने खोज किया है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा की खुदाई करी तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। तो चूंकि ये दो महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, इनका विकास हो, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। अगर इस पर आपको बढ़िया एक पिक्चर देखनी है तो एक पिक्चर आई थी, मोहनजोदाड़ो नाम से ही पिक्चर आई है। ऋतिक रोशन साहब ने उसमें जो है नायक की भूमिका निभाई है, हीरो का किरदार निभाया है। उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से उसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली मोहनजोदाड़ो पूरे नगर पर आधारित वो मूवी है, आप देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। 1924 का समय आता है बेटा। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने घोषणा किया है सभ्यता मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्ट, मिस्र जो कि इजिप्ट जो नील नदी की सभ्यता है, और मेसोपोटामिया सभ्यता। टिग्रिस और यूफ्रेटस ये दो नदियां हैं। टिग्रिस को दजला नदी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में दजला, और यूफ्रेटस को फरात। दजला और फरात नदियों के बीच में इसका विकास हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। इसी के समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन ही यह सभ्यता थी। जितनी पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है उतनी ही पुरानी या उससे और पुरानी हो सकती है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इसी समय की सभ्यता रही है। इस तरीके से इसका विकास आपने देखा। 1946 का दौर आता है।
व्हीलर ने ग्रेट बाथ हुआ किलेबंदी का अध्ययन किया। ग्रेट बाथ माने होता है विशाल स्नानागार, जहाँ पर ये बहुत सारे लोग स्नान करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज हुई। इसके अलावा आज तक भारत और पाकिस्तान में इसके 1000 से अधिक स्थल मिल चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 1000 से अधिक स्थल का जो है खोज हो चुकी है। अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन होना है, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, जो कि सभी क्लासेस यूट्यूब पर करवा पाना संभव नहीं होता है, तो उन सभी के लिए पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया जा रहा है। तो पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जैसे ही आप जुड़ेंगे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, आपका पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगे। एसएमएस कीजिए मात्र इस नंबर पर 9161 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है। क्या? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर के नेम। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अपना सेमेस्टर लिख दीजिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमको जो है हमारा ये विषय है, हमको पढ़ना है, हम इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं। किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, सभी सब्जेक्ट का सभी सिलेबस में पढ़ाता हूँ। जैसे इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड। उसी क्यूआर कोड पर मात्र आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही 100 रुपये आप फीस जमा करेंगे, उस क्यूआर कोड पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ये फीस अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो नहीं चलाते हैं, वो दूसरे फ़ोन से कर सकते हैं, अपने घर में किसी से करवा सकते हैं, अपने दोस्तों से फीस जमा करवा सकते हैं, किसी से भी आप जमा करवा सकते हैं। जो आपका नंबर होगा उसी नंबर से एसएमएस कीजिएगा, उसी नंबर से आपको जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप के लिए अलग व्यवस्था की गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आसानी से आपकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहली बात है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। आपकी दूसरी बात है, आपका डाउट सेशन, आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आपको मैं जानकारी भी दूंगा। साथ ही साथ में उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे हमने लिए हैं, वो सब, उन सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ लाइव क्लास के बाद में, जब से वीडियोस के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ आपका सभी चैप्टर, सभी यूनिट का तैयार हो रहा है। सभी यूनिट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, यूनिट नंबर 1 से लेकर के 8 तक। आपको कहीं पे भटकना है तो उन नोट से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ में केवल एक सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिलेगा कि केवल हिस्ट्री का। इसमें हिस्ट्री के साथ साथ आपका जो, जैसे हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट आपके हैं, 1 माइनर सब्जेक्ट है, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट है। तो इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में ही हो जाएगी। परीक्षा के अंतिम दौर में या फिर अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व शुरू हो चुका है। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर उनको पीवाईक्यू कहते हैं। चाहे आपकी परीक्षा एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, चाहे लिखित प्रश्न पूछा जाए, सब कुछ बताऊंगा। जैसे अभी मैं इस चैप्टर को जैसे क्लियर करूंगा, इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करवा दूंगा, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो तुरंत एसएमएस कीजिए। सभी सब्जेक्ट क्लास होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपके चैनल पर होती है, शुक्ला IT पॉइंट पर। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ाने के लिए मैं आ गया हूं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। चलिए, ये सब चीजें हुई। अब इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक जो विस्तार रहा है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट रहा है, कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है इस सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जो क्षेत्र है त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई सभ्यता है। ठीक है, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के अलावा अफगानिस्तान तक भी आप देखते हैं इसकी सीमा जाती है। दूसरी बात, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर की मांडा से लेकर के, यानी उत्तर में मांडा शहर से लेकर के महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, उत्तर दक्षिण में, और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, और सुत्का गेंडोर पाकिस्तान तक पूर्व पश्चिम में फैला हुआ था। ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। उत्तर में कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में आप देखते हैं आलमगीरपुर तक आप देखते हैं पूरा फैला हुआ था। विस्तार की प्रमुख दिशाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ये प्रश्न आपसे खूब पूछा था कि उत्तर में कहाँ तक, तो उत्तर में अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पर नक्शा अगर तैयार करेंगे भारत, तो ये भारत का नक्शा है। और उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और ये आपका अफगानिस्तान भी आप देखते हैं,
ये पूरा जान लीजिए इसका पूरा। तो जम्मू कश्मीर यानी कि मांडा, यहाँ पर क्या पड़ता है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर पड़ता है आपका मांडा, ठीक है, कहाँ पर, यहीं पर पड़ता है आपका मांडा। तो मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद तक, महाराष्ट्र यहाँ पर आपका पड़ता है, तो यहाँ पर दायम या गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका यहाँ तक फैली हुई थी सभ्यता, ठीक है पूरा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पूरब में उत्तर प्रदेश का आलमगीर, पूर्वी भागों में अगर देखेंगे, ठीक है, तो पूरब किधर पड़ेगा आपका, पूरब इधर, यानी कि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान का सुत का गंडोर, पाकिस्तान यहाँ पर सुत का गंडोर, एक कहीं ना कहीं पे एक त्रिभुज की भांति आप देखते हैं, ये पूरा त्रिभुज आप बनाएंगे, ठीक है, ये पूरा त्रिभुजाकार फैली हुई थी, ठीक है, ये पूरा तो ऐसे था, ये त्रिभुजाकार ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज के रूप में ये बनी हुई थी, ठीक है। इस सभ्यता का जो विकास है वो त्रिभुजाकार है, सबसे पहली बात। साथ ही साथ में उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद, उत्तर पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में सुत का गंडोर जो कि पाकिस्तान में, वहां तक इस सभ्यता का विकास जो है रहा। क्षेत्र और देश की अगर बात की जाए तो इस सभ्यता का केंद्र जो है वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में था, लेकिन यह अफगानिस्तान के सुत का गंडोर या सुरकोटदा तक भी फैला था। भारत में इसका विस्तार के अंतर्गत राजस्थान, अपना राज्य जो है भारत का राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र राज्य में ये सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अलग अलग जगहों पर ये राज्य हैं जहाँ पर मिलते हैं। मुख्य स्थल की अगर बात की जाए बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों में इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की तो इसकी खुदाई हुई कहाँ पर, ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा जो है सभ्यता का, मतलब हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर मिला। मोहनजोदाड़ो की अगर बात की तो मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहां पर मोहनजोदाड़ो सभ्यता आप देखते हैं। राखीगढ़ी भारत में के हरियाणा क्षेत्र में राखीगढ़ी स्थान मिला, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। लोथल की बात की, लोथल और धौलावीरा ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है शहर। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सब बड़े शहरों में से हैं जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंग है। इसके अलावा आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश में है। इन सभी राज्यों में इसका जो प्रमुख नगरों का विकास है वो इन सभी नगरों में था। लोथल धौलावीरा भारत गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान का, आलमगीरपुर भारत उत्तर प्रदेश का। साथ ही साथ में कश्मीर में आप देखते, कश्मीर में बेसिकली वैसे हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, राखीगढ़ी भारत के हरियाणा क्षेत्र में। नगर नियोजन की अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता उन्नत नगर योजना है। टाउन प्लानिंग की बात, या जो बसाव था घर का वो बड़ा जबरदस्त था। इसका शहर जो थे दो भागों में बटे हुए थे। आप मूवी में देखिएगा जब ऋतिक रोशन जो है वो छोटे शहर का होता है और एक बड़ा शहर है जहां पर जाने के लिए एक निस्क का प्रयोग, मतलब निस्क तो वैदिक काल के सिक्कों का प्रयोग होता था, यानी सिक्का होता था, कुछ मुद्रा होती थी, उस पर कुछ मोहर लगी होती थी। उन मोहरों को अगर आप दिखाते थे तब आपको जो है वहां पर जाने के योग्य होते थे, तब आपको वहां पर जाने के लिए एक प्रकार से मिलता था, ठीक है। शहर जो था बेटा दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी नगर यानी जिसको आप बोलते थे जो है सिटी, मतलब की सिटेडल, राजनीतिक और धार्मिक वर्ग के लिए ऊपरी नगर था, जहां पर जाता है बाद में ऋतिक रोशन और वहां पर जाकर के राजा की पुत्री से जो है प्रेम कर बैठता है। निचला नगर जो था लोअर टाउन आम जनता के लिए था, और ये आम जनता के लोग वहां पर नहीं जाने के उत्तराधिकारी थे, बस केवल किसी फंक्शन वगैरह में जाते थे और उनके पास विशेष काम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी होती थी, सीधी हुई होती थी, एकदम से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पैटर्न के आधार पर सड़कें थी। अरे सड़कें जो थी एकदम से ऐसे सीधी सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, समकोण इसी को कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बने, यानी कि समकोण पर काटती थी, ठीक है, सड़कें, यानी एकदम चौराहा सीधा होता था, कोई टेढ़ो मेढ़ो नहीं। मकान जो थे पक्की ईंटों के बने हुए थे। एक या दो मंजिले के मकान प्रायः देखे गए हैं। जल निकासी की अगर बात करें बेटा, तो जल निकासी प्रणाली की अगर बात की जाए तो अद्भुत ढकी हुई नालियों का प्रयोग। हर घर से जुड़ी हुई नालियां रहती थी। घर के सामने नाली होती थी और उसी के सामने बगल में रोड के किनारे नाली भी एकदम सीधी उसी पैटर्न पर होती थी और ढकी हुई रहती थी। यानी नगर जैसे आजकल शहरों के नगर हैं सेम उसी पैटर्न पर। ग्रेट बाथ यानी मोहनजोदाड़ो जो एक प्रकार से नगर है, वहां पर एक ऐसा बाथ मिला, एक ऐसा स्नानागार मिला जिसमें बहुत सारे लोग नहा सकते थे, कुंड था। संभवतः धार्मिक स्नान
या सामूहिक अनुष्ठान के लिए ये एक प्रकार से स्नानागार था जहाँ पर लोग नहाते थे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रेनरी यानी अन्नागार भी यहाँ पर मिला। यानी अन्नागार यानी अनाज को रखने के लिए, जैसे आजकल कोल्ड स्टोर है वैसे वहाँ पर कोल्ड स्टोर की भी व्यवस्था पहले मिली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो है सिंधु सभ्यता के उदाहरण है। पांचवी बात है आर्थिक जीवन और इकोनॉमिक लाइफ। यानी अगर देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो ये लोग एग्रीकल्चर यानी खेती कैसे करते थे। मुख्य फसलों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं का उत्पादन करते थे। गेहूं के साथ साथ जौ, तिल और कपास की खेती किया करते थे। सिंचाई किससे करते थे खेतों की? कुएं और नहरों का प्रयोग करके खेतों की सिंचाई किया करते थे। भारत में कपास की खेती का प्रथम प्रमाण जो मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। पशुपालन की अगर बात की जाए तो पशुपालन में ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली ये सब इनके पालतू जानवरों में से थे। घोड़े का प्रमाण अस्पष्ट है, यानी घोड़ा मिला है या नहीं मिला है इस पे डिबेट है, इस पर क्लियर नहीं है। परंतु ऊंट और हाथी के एक प्रकार से बारे में जानकारी इनको थी। ऊंट और हाथी भी इनके यहाँ पे रहा करते थे। उद्योग और शिल्प की अगर बात की जाए तो इनके यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग जो होते थे धातु कर्म यानी कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, लेड और टिन यानी कि सीसा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर ये सब जो है इन सभी से परिचित थे। ये सारे तत्व तो इन लोगों ने खोज कर लिए थे। मिट्टी के बर्तन, पोट्री, लाल मिट्टी पर काले रंग की आकृतियां बना करके मिट्टी के बर्तनों का मृत भांड का निर्माण किया करते थे। मृत भांड माने मिट्टी के बर्तन। मोतियों और आभूषणों का निर्माण भी ये लोग किया करते थे। वस्त्र उद्योग भी में निपुण थे, चूंकि कपास की खेती करते थे तो कपास का उल्लेख है, तो वस्त्रों का निर्माण कपास के माध्यम से होता था। मेसोपोटामिया में भी कपास का उल्लेख मिलता है। व्यापार की अगर बात की जाए, आंतरिक व्यापार जो था इनका धातु, अनाज ये सब एक प्रकार से आंतरिक व्यापार था। ठीक है, धातुओं का व्यापार करते थे, अनाज का व्यापार और पशुओं को लेते थे, मतलब बेचते थे। बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया से संबंध था इसका। यानी आप देखते हैं वहां पर जो है डिलमोन, मैगन और मेलुहा का उल्लेख भी आप देखते हैं यहाँ पर मिलता है। मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था किसका? मेसोपोटामिया से व्यापार होता था किसका? ईरान इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता पड़ती है। ईरान इराक से जो है यहाँ का व्यापार चूंकि आसपास की सभ्यता रही है, इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ करता था। मुद्रा का प्रयोग नहीं था यहाँ पर, मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। वस्तु विनिमय माने होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको कहूं कि भाई देखो मेरे पास, मैं इस टाइप का रिमोट बना लेता हूं और आप ये सफेद वाला रिमोट बना लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 10 रिमोट काला वाला बनाया है और फलाने ने 10 रिमोट सफेद वाला बनाया है, तो मैं क्या करूंगा कि 5 रिमोट मैं काला वाला उनको दे दूंगा कि भाई 5 ये लो मेरा और 5 अपना सफेद वाला दे दो, ताकि मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। दोनों दूसरे से क्या कर लेंगे, ये बदल लेंगे और इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। इसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे हमारे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, हम आपको गेहूं दे दिए, आप हमको चावल दे दिए, यही वस्तु विनिमय है। आज हम क्या करते हैं, मुद्रा के माध्यम चीजों खरीदते हैं। जैसे हमको कुछ, जैसे मान लेते हैं हमको चीनी लानी है तो हम 40 रुपया लेकर के जाते हैं, दुकानदार को देते 40 रुपया और वो हमको 1 किलो चीनी दे देता। तो आजकल ये क्या है, मुद्रा के माध्यम से विनिमय हम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, यानी बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार हुआ करता था। व्यापारिक मोहरें यानी सेल्स भी प्रयुक्त होती, व्यापारियों के लिए मोहर होती थी, विशेष प्रकार की मोहरों का प्रयोग करके भी व्यापार किया जाता था। सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, समाज संगठित था और शहरी समाज था। ठीक है, भोजन में जैसे गेहूं, जौ की रोटियां, मांसाहार भी कुछ लोग खाया करते थे। वस्त्र में पुरुष धोती पहनते थे, धोती जैसा ही कोई परिधान या वस्त्र हुआ करता था। परिधान माने वस्त्र। स्त्रियां लंबा वस्त्र पहनती थी, आभूषणों से सज्जित रहती थी। स्त्रियां आभूषण वगैरह पहनती थी शुरुआत से। आभूषण में जैसे सोने का, चांदी का, कांसे का, मणि माणिक, तमाम सारे ये सभी चीज से बने वस्त्रों को धारण किया करती थी। कभी कभी मनोरंजन की बात की, नृत्य वगैरह मनोरंजन के स्रोत हुआ करते थे। नृत्य, संगीत, खिलौना और पासा जो होता था, चौसर, ये लोग यहाँ पर खेला करते थे। समाज संभवतः वर्ग आधारित था, यानी कि यहाँ पर वर्ग आधारित समाज था। ठीक है, राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में राजा और धर्माधिकारी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि राजा और धर्माधिकारी हुआ करता था कि नहीं, लेकिन हाँ
एक राजा धर्माधिकारी हुआ करता था। दूसरी बात, कुछ विद्वानों के अनुसार नगर राज्य यानी सिटी स्टेटस की व्यवस्था थी। संगठित प्रशासन का प्रमाण नगर योजना और समानता से मिलता है। अगला अगला विशेष धार्मिक जीवन, यानी कि वहां का जो धर्म कैसा था। देखिए, मूर्ति पूजा की अगर बात की जाए तो माता वैष्णो मातृ देवी, मदर गॉडनेस, मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसकी मूर्ति मिली है। शिव जैसे देव, खास करके उनको पशुपति महादेव की आकृति वाली प्रतिमा जो है उनकी मुहर तमाम मिली है, यानी कि भगवान शंकर को पाशुपति संप्रदाय, जो पाशुपत संप्रदाय है महादेव का, उसकी पूजा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। वृक्ष पूजा, पीपल और अन्य बट वृक्षों की पूजा यहाँ पर प्रचलित थी, जैसे आज हिंदू धर्म में लोग करते हैं। पशु पूजा यानी बैल, हाथी, बकरी, इन सभी की पूजा भी किया करते थे। अग्नि पूजा की बात की जाए या नाग पूजा, ये सब हुआ करते थे। जीवन के बाद पुनर्जन्म या परलोक की आस्था थी, यानी कब्रिस्तान और समाधियां भी बनाई जाती थी। और यानी कि मरने के बाद में अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगली बात, कला और मूर्ति कला यानी आर्ट एंड स्कल्पचर की अगर बात की जाए, मूर्ति कला और जो है कला की बात करें, कांस की जो नृत्य करती हुई या कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो अद्भुत नमूना है। ऐसी मूर्ति उस समय बनाई जा रही थी, यानी सोचो कला कितने चरम पर थी। युवती जो मिली मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कांसे की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति नृत्य करती हुई दिखाई गई नृत्य मुद्रा में। पत्थर की मूर्तियां, योगी जैसी मूर्ति मिली है, योगी बाबा नहीं, योगी जैसी, योगी माने कि एक तपस्वी योगी जैसे। मिट्टी की मूर्तियां, तमाम सारे खिलौने, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तमाम मोहरें मिली हैं पशु लिपि में, मतलब पशुओं के लिए, मतलब पशुओं की आकृतियां, और उस पर कुछ लिखा हुआ है चित्रात्मक शैली में। चित्रलिपि का विकास था, उसको पढ़ा जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। लिपि और भाषा की अगर बात की जाए तो चित्रलिपि का विकास हुआ गया था। ठीक है। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय लिपि है। लेखन जो था वो दाएं से बाएं की ओर होता था, दाएं मतलब कि इधर से इधर की ओर। भाषा अज्ञात है, पर संभवतः द्रविड़ भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रयोग होता रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। महत्व और योगदान की अगर बात की जाए तो विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक है ये। नगर योजना, जल निकास की व्यवस्था और वास्तुकला की अद्भुत परंपरा है। मूर्ति बनाने की शैली हो चाहे घर बनाने की शैली हो, एकदम अव्वल दर्जे का चीजें बनती है। विशाल स्नानागार और अन्नागार जैसे नमूने इसके उदाहरण है। धातु कर्म और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं जैसे कि पीपल, बरगद, पाकड़ या मातृ देवी या भगवान शंकर का पाशुपति रूप में पूजा, ये सब आपको दिखाई पड़ता है। भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीय चरण आपको यहीं पर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपको मिलता है कहाँ पर? सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में। एक प्रमुख नगर और उनकी नदियों की अगर बात की जाए तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर मुख्यतः बात की जाए तो नदियों के किनारे बसे हुए थे। यह तथ्य दर्शाता है कि उस समय जल ही जीवन और सभ्यता का आधार जल ही था। प्रमुख नगर इस प्रकार है बेसिकली। हड़प्पा नदी की अगर बात की जाए तो हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे पंजाब या पाकिस्तान में एक प्रकार से इसका विकास हुआ। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का विकास। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, सिंध और पाकिस्तान के समय। कालीबंगा की अगर बात की तो कालीबंगा जो है एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। घाघरा नदी के किनारे राजस्थान, भारत में पड़ता है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा शहर का खोज हुआ। इसके बाद में लोथल नाम का एक शहर है। लोथल शहर की खोज भोगवा नदी के किनारे हुई, गुजरात में पड़ता है लोथल, भारत में। धौलावीरा जो शहर है, सब प्रसिद्ध शहर है धौलावीरा। रणकच्छ के समीप मानसरोवर झील जैसी जल संरचना, गुजरात और भारत, मतलब गुजरात में, भारत में गुजरात पड़ता वहीं पर। ठीक है। राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे, हरियाणा, भारत। यहाँ पर इन सभी सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके अलावा बनावली किस नदी किनारे? बनावली जो है स्थल है घग्गर नदी किनारे, हरियाणा, भारत। सुतका गेंडोर मकरान तट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अरब सागर से जुड़ा हुआ पार्ट था ये। चंद हुदड़ो, ये सब शहर हैं जिनका विकास नदी घाटियों में हुआ। चंद हुदड़ो की अगर बात करें, सिंधु नदी घाटी, सिंध पाकिस्तान में। सिंधु नदी की सभ्यता किनारे चंद हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, इन सभी का विकास हुआ। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश, भारत में जो है हिंडन नदी किनारे
आलमगीरपुर नाम का जो शहर है वो मिला। इस तरीके से इन सभी सभ्यताओं का, इन सभी नगरों का विकास जो है अलग अलग नदियों के किनारे, अलग अलग नदी घाटियों के बीच में इन सभी शहरों का विकास उस समय था सिंधु घाटी सभ्यता में। इन नगरों की स्थिति से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्यतः नदी आधारित सभ्यता यानी रिवराइन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। नदियां न केवल सिंचाई बल्कि कृषि के लिए भी जल देती थी। इसके अलावा व्यापार और परिवहन के भी प्रमुख साधन के रूप में नदियों का प्रयोग करते थे। नदियों के माध्यम से नाव में बैठ करके व्यापार भी करना सरल होता है और ये व्यापार बड़ा ही सरल तरीके से हुआ करता था। बेसिकली कम पैसे लगते हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर बात की तो इसके पीछे कई कारण है। इसके पतन को लेकर के तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कई बातें बताई हैं। उनमें से मैं कई सारे कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि क्लियर नहीं है, किसी एक पर किसी विद्वानों ने मुहर नहीं लगाई है, सभी विद्वानों में मतभेद रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि वहां बार बार बाढ़ आती रही है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ आती रही इसी वजह से वहां का एक प्रकार से उसका खोज हो चुकी, भाई बार बार बाढ़ आती थी। कई परतों में जल जमाव और गाद मिलने से नगर जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई बार गाद, कई बार मलबे अलग अलग एज के मिले हैं, इस वजह से बाढ़ कई बार आती थी। विद्वान रॉबर्ट रेफ्यूज और कुछ अन्य पुरातत्विक बाढ़ को प्रमुख कारण मानते हैं। बहुत सारे पुरातत्व मतलब बाढ़ को एक सबसे फेमस कारण माना जाता है और यही जब आप मूवी देखते हैं मोहनजोदड़ो तो उस मूवी में बाढ़ ही कारण बताया जाता है। सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ है, पतन हुआ, वो बाढ़ की वजह से हुआ ऐसा बताया जाता है। बार बार आने वाली बाढ़ ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे नगर छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और इस तरीके से उन्होंने अपना एरिया खाली कर दिया। दूसरा वजह, नदियों का मार्ग बदलना, चेंज ऑफ रिवर कोर्स। घग्गर, हकरा नदी के सूख जाने तथा सतलज और यमुना के मार्ग बदलने से कई नगर उजड़ गए। विद्वानों का मत है, खासकर स्टुअर्ट पिगाट और अमलानंद घोष ने नदी परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया कि नदियों ने अपना मार्ग बदला और इस तरीके से सभ्यता का अंत हो गया। शुक्ला रिपोर्ट कहता है कि नदी जीवन और कृषि का आधार थी, उसके बदलने से सभ्यता टिक नहीं पाई और इस तरीके से सभ्यता का अंत हो गया। अगला कारण रहा है भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तन। कुछ लोगों का मानना है भाई कुछ स्थानों पर धरती धंसने और अचानक बस्तियों के उजड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। विद्वान में खासकर डेविड डेनियल ने भूगर्भीय कारणों पर बल दिया कि भूमि की वजह से या अंतरजातीय बल की वजह से भूकंप आया होगा, पृथ्वी धंस गई होगी और इस तरीके से इस सभ्यता का पतन हुआ। भूकंप जैसे प्राकृतिक कारण सभ्यता को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर गए, ऐसा कहा जा सकता है। अगला कारण ये रहा हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, क्लाइमेट चेंज हुआ हो, वातावरण गर्म हो गया हो। सिंधु क्षेत्र में जलवायु क्रमशः शुष्क होती चली गई, शुष्क माने सूखी होती चली गई, यानी कि गर्मी बढ़ती गई। क्या हुआ, गर्मी बढ़ती गई और इस तरीके से जो है इस सभ्यता का जो है पतन होता चला गया। वर्षा की कमी हो गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, कृषि संकट पैदा हुआ होगा इससे। ठीक है, विद्वान फेयर सर्विस ने जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण बताया कि गर्मी बढ़ी होगी, इस वजह से सब कुछ सूख गया होगा और सूखा पड़ गया होगा। जब जलवायु प्रतिकूल हो गई तो नगर जीवन चलाना कठिन हो गया और इस तरीके से इस सभ्यता का अंत हो गया। पांचवा वजह यह है भूमि की उर्वरता की कमी हो गई, यानी कि भूमि में कुछ उपजाऊ नहीं बचा, यानी कि भूमि उपजाऊ नहीं हुई। लगातार खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति घट गई, इससे उत्पादन कम हो गया और जनसंख्या निर्वाह कठिन हो गया और इस तरीके से भुखमरी और उससे बहुत सारे लोग मर गए। कृषि आधारित सभ्यता ने उर्वरता घटने का अर्थ है आर्थिक संकट उत्पन्न होना। कुछ लोगों का मानना है कि महामारी हुई, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिले, अव्यवस्थित अवस्था में मिले हैं मानव कंकाल। इससे यह पता चलता है कि हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी या कुछ ऐसी महामारी वगैरह आई हो जिसकी वजह से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी महामारी या संक्रमण के फैलने से इसका संकेत देता है। महामारी ने अचानक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया होगा और नगर खाली हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य लोग आए और आर्यों ने आक्रमण किया और इस तरीके से इस सभ्यता का अंत हुआ। मोतिरमर और व्हीलर का मत है कि आर्यों ने आक्रमण करके नगरों को नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो में अव्यवस्थित शव, युद्ध या हिंसा का प्रमाण बताते हैं कि तमाम प्रकार के जो शव मिले अव्यवस्थित है, कंकाल मिले हैं, तो इसकी वजह से युद्ध के भी प्रमाण मिले हैं, युद्ध भी हुए होंगे ऐसा माना जा सकता है। किंतु अधिकांश आधुनिक विद्वान इसे आंशिक कारण मानते हैं, एक छोटा सा कारण, युद्ध को छोटा सा कारण मानते हैं।
बाकी जो मेन कारण है बाढ़ वगैरह हो सकता है। आर्य आक्रमण सभ्यता के पतन का सहायक कारण हो सकता है, मुख्य कारण नहीं। बहु कारण सिद्धांत अगर देखा जाए, आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं था। बाढ़, नदी का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट, महामारी और आंशिक आक्रमण सबने मिलकर के सभ्यता को कमजोर किया होगा और इस तरीके से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। विद्वान ईरावती कर्वे और अन्य आधुनिक इतिहासकार इस दृष्टिकोण को ही मानते हैं कि इस तरीके से सभी कारणों के मिलने से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। सभ्यता का पतन धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, ना कि अचानक से कोई प्रक्रिया हुई होगी। किसी भी सभ्यता का उत्थान या पतन एक बैग नहीं होता है, धीरे-धीरे क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग कारण बताए, किंतु सर्वमान्य मत यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और आंशिक राजनीतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया थी। इसकी नगर योजना सबसे जबरदस्त है। जल निकास की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। अन्नागार यानी कि अन्न को यानी अनाज को इकट्ठा रखने के लिए बढ़िया व्यवस्था थी। ग्रेट बाथ, नहाने के लिए संयुक्त रूप से कोई फंक्शन हो तो सभी लोग एक साथ नहा पाए, उसके लिए एक स्नानागार था। धातु कला और शिल्प कला विश्व में अद्वितीय स्थान रखती थी यहाँ की। इस तरीके से ये सभ्यता बिल्कुल एकदम से पावरफुल सभ्यता थी। इस सभ्यता यह सभ्यता केवल भौतिक दृष्टि से उन्नत नहीं थी, बल्कि इसकी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं ने आगे चल करके भारतीय संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित किया। जो सनातन संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत मेल खाती है। माता देवी, मातृ देवी की पूजा हो, भगवान शंकर की पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा जैसी मान्यताएं आज भी हमारे यहाँ पर चल रही हैं। बाद में वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में भी आपको ये सब पूजा दिखाई पड़ती हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इसका विस्तार मिस्र और मेसोपोटामिया से कहीं बड़ा था। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही लेकर के अत्यंत उन्नत और संगठित समाज विद्यमान रहा होगा। इस तरीके से आप लोग इन चीजों को समझा। यद्यपि इसके पतन के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं कि पतन कैसे हुआ, फिर भी यह सभ्यता भारतीय संस्कृति का आधार है, आधार स्तंभ है। ठीक है, इसने यह प्रमाणित किया कि भारतीय भूमि केवल वैदिक संस्कृति की जननी नहीं, बल्कि विश्व सभ्यता के इतिहास में भी अग्रणी स्थान रखती है। कुल मिलाकर के ये भारतीय सभ्यता का एक उत्थान था, जो कि मैंने आपको दिखाया, आपको बताया। अब हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपके परिचय। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने समझा, इस तरीके से उत्थान, विकास और पतन हुआ, विशेषताओं को मैंने सब कुछ बता दिया। मात्र 20 एमसीक्यूज मैंने तैयार किया आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसका आंसर भी साथ में मैंने लिख रखा, तो कहीं पर भटकना आपको नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा इकट्ठा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? तो प्रथम स्थल खोजा गया था हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, किसने करी थी? राखाल दास बनर्जी ने। इस तरीके दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को हिंदी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिला ग्रेट बाथ सामूहिक धार्मिक स्नान का प्रमुख केंद्र था, जो नगर योजना की उत्कृष्टता को दर्शाता है। चौथा नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास कहाँ उगाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर में कपास की पहली खेती करी गई। हड़प्पा से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में भारत को मेलुहा नाम से कपास निर्यातक कहा जाता था। पांचवा प्रश्न, कालीबंगन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन जो स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ से अग्निकुंड और जुताई के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है अपने गोदी माने क्या होता है? बंदरगाह, अपने बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लोथल। लोथल गुजरात के आसपास पड़ता है। लोथल की बात की तो गुजरात की लोथल से विश्व का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड मतलब होता है। इसका मतलब होता है डॉकयार्ड मतलब होता है
पतन, पतन माने होता है बंदरगाह, जहाँ पर पानी की जहाज़ें आकर के रुकती थी व्यापारिक तरीके से। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो पत्तन है यहीं पे मिला है। बाहरी व्यापार का केंद्र माना जाता है। नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 सेंटीमीटर ऊंची है मूर्ति लगभग और कांस्य धातु की है। यह हड़प्पा कालीन कला कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन से राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी की अगर बात करें तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जहां से अनेक मकान, सड़कें और धातु पात्र मिले हैं। 9वां नंबर प्रश्न, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सिंधु लिपि दाएं से बाएं, ठीक है, लिखी जाती थी। सिंधु लिपि चित्रलिपि थी और अब तक अपठनीय है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 10वां क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं था, वहां क्या प्रचलित था? वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय क्या था? वस्तु विनिमय था। बी ऑप्शन करेक्ट, वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे। मोहरों का प्रयोग भी कभी कभी करते थे। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अग्निकुंड फर्स्ट अल्टर, अल्टर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड कहाँ से मिलता है भाई? अग्निकुंड कालीबंगन की खुदाई से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड जुताई के प्रमाण मिले हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत। देखिए दीर्घ उत्तरीय मतलब ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ उसके नीचे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि जब आप इसके पीडीएफ को पढ़ें, ऐसे सभी चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आपके आंसर भी होंगे साथ में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में, सॉरी, अन्नागार जो मिला हुआ है हड़प्पा में, अन्नागार यानी कि अनाज रखने का स्थान हड़प्पा मिला है, स्नान करने वाला मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इस तरीके से आप 12 क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा है जिससे संगठित खाद्यान्न भंडारण होता था, कोल्ड स्टोर। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे लोहा नहीं जानते थे, लोहा के बारे में, लोहे से अनभिज्ञ थे। कहाँ से युगीन सभ्यता कही जाती है इसको? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, चूंकि ये लोग जो कांसे को जानते थे। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदाड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला। स्थानीय सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी कौन है? तो मातृ देवी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वरता की देवी मानी जाती थी वो, उनकी पूजा के बिना खेती नहीं होती थी। अगला प्रश्न, पशुपति महादेव जैसी आकृति वाली मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से, मोहनजोदाड़ो से, ये स्थान है सब, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। पशु मतलब एक देवता को पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है जिसे पशुपति महादेव कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ। 17 नंबर प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा की अगर बात की तो गुजरात राज्य में है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा का क्षण गुजरात में है, यहाँ से जल संरक्षण की अद्भुत पद्धति मिली है। 18 नंबर प्रश्न है, आलमगीरपुर स्थल किस नदी किनारे स्थित है? आलमगीरपुर की अगर बात की जाए तो ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? आधुनिक मत क्या है इसका? इसका आधुनिक मत है अनेक कारण संकलित थे इसमें, किसी एक कारण से इसका पतन नहीं हो सकता। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि इसका पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ बल्कि बाढ़, नदियों के बदलने, जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट, महामारी और आंशिक आक्रमण के संयुक्त प्रभाव से हुआ। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए खोज हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यूनिट नंबर 2 के वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत SMS करें 9161 93 60 62 पर। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में, आप SMS कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। तुरंत आपके पास एक स्कैनर, जैसे आप इतना नंबर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी QR कोड भेजेंगे। उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये 100 रुपये आप खुद भी जमा कर सकते हो, आप ये 100 रुपये किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो बेटा?
किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हो। मात्र 100 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पेपर साल्फा में मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन साल में मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके तीनों सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में आपकी हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सभी चीजों की तैयारी हो जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तमाम विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, जहाँ पर भी हिंदी समझी जाती है और इतिहास आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो पढ़ना ही पड़ता सभी में। सिलेबस अधिकतर विश्वविद्यालयों का यही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल सेक्रेटरी विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुमारी सहारनपुर, एमजे आर्य बरेली रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बलुस्तुम्मा पार्टी सिटी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में सभी, मतलब जिनके बारे में नहीं बोल पा रहा हूँ उन सभी की भी तैयारी होती है। मात्र 100 रुपये इसलिए आप फीस जमा करेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, अगर आप नहीं चलाते हैं तो किसी दूसरे से भी आप फीस जमा कर सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। किसी प्रकार से अपना प्यार वैसा बना रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।